दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर वीकली डोज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। कपिला कलाम अभियान। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साक्षरता और जागरूकता शिक्षा अभियान कपिला कलाम शुरू किया। अभियान के माध्यम से सरकार एक आविष्कार के पेटेंट के महत्व के बारे में शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता फैलाएगी ताकि भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके। इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने 15 से 23 अक्टूबर के बीच बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया था। अन्य देवो भव अभियान या जागरूकता अभियान खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य एवं कृषि सप्ताह को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया। भोजन के मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने, खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए इस तरह के अभियान की आवश्यकता थी। आपको क्या याद रखना है, खाद्य एवं कृषि सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच खाद्य एवं कृषि सप्ताह का आयोजन किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत के कुल खाद्य बाजार का 32% है। ठीक है, भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। कोरोना और लॉकडाउन के काल में भी कृषि GDP की वृद्धि दर 3.4% बनी रही। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में अत्यधिक प्रशंसित पुरस्कार प्रेस्टिजियस अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि पहली हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फोटो का नाम है लाइट ऑफ पैशन। आर्ट एंड कैपिटल का पासपोर्ट सूचकांक, इसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को। वहीं भारत को स्थान दिया गया है 58वां। भारत ने हाल ही में रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशन के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने, चीन से आयात को कम करने के लिए किया गया है। इससे स्थानीय कार्यबल का उपयोग करके असेंबली यूनिट्स के निर्माण में वृद्धि होगी। साथ ही इस कदम से देश में रोजगार बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, ताकि स्थानीय विनिर्माण को बढ़ाया जा सके और जो हमारी निर्भरता है चीन से आयात करने की उसमें कुछ कमी आए। आगे बात करते हैं स्लीनेक्स नौसेना अभ्यास की। यह आयोजित किया जाता है भारत और श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, इस बार 8वां संस्करण था। कहाँ आयोजित किया गया? त्रिंकोमाली श्रीलंका में। 3 दिवसीय नौसेना अभ्यास था। पिछला जो 2019 में हुआ था वह हुआ था भारत विशाखापट्टनम में। ठीक है, इस बार कहाँ हुआ है? त्रिंकोमाली श्रीलंका में। 8वां संस्करण था। आगे बात करते हैं एला वेनिल वलारिवन। भारत की एला वेनिल वलारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल, जिसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था, इसमें एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और जापान के सियोमी हराता को इन्होंने हराया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन्होंने किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है? जापान के सियोमी हिराता को एला वेनिल वलारिवन। ठीक है, ये गोल्ड मेडल विजेता है। इस चैंपियनशिप में 6 टीमों ने भाग लिया था। तो कई सारे परीक्षा में आपने देखा होगा, पूछ लेते हैं कि इस प्रतियोगिता में कितने टीम ने भाग लिया था। तो आपको याद रखना है इसमें कितने ने लिया था? 6 टीमों ने। जैसिंका बर्डर्न ये न्यूजीलैंड की हाल ही में प्रधानमंत्री चुनी गए हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने देश के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की। भारत की पहली सी प्लेन प्रोजेक्ट का शुभारंभ गुजरात राज्य में किया गया। सी प्लेन प्रोजेक्ट क्या है? एक तरह का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। सी प्लेन ऐसे प्लेन होते हैं जो हवा में तोड़ते हैं, इसके साथ ये समुद्र में भी एक शिप के समान चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। ये भारत का पहला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह की कुल 5 सेवाएं गुजरात में चलाई जाएंगी। जो पहली सेवा है उसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और जो पहली सेवा है वो अहमदाबाद के साबरमती नदी को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी। ठीक है, इन सेवाओं को कौन प्रदान करेगा? तो आपको याद रखना है स्पाइस जेट। पिंक डॉल्फिन हाल ही में पर्ल नदी चीन के मुहाने के आसपास पिंक डॉल्फिन को देखा गया। बीते 15 सालों में पिंक डॉल्फिन में 70 से 80% की गिरावट देखी गई थी। पर्ल रिवर एस्चुरी पृथ्वी पर सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में
जानी जाती है। तो आपको अगर ये डायरेक्ट पूछ ली जाएगी पर्ल एस्चुरी कहाँ पर थी, तो आपको याद रहना चाहिए चीन में, ठीक है। पर्ल के मुहाने पर हांगकांग, मकाऊ के साथ साथ शेंजन, ग्वांगझोऊ, डोगोंगू जैसे कुछ चीनी शहर शामिल हैं। आगे बात करते हैं राजकिरण राय जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं ये। इन्हें हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल रहेगा 2020-21। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन की। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। तो बस इसको ऐसे ही वन लाइनर के तरीके से याद रखिए। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की। भारत में जितनी विश्व में टोटल हींग उत्पादित होती है उसका 60% प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक हींग की खेती नहीं होती है, ठीक है। तो अभी इसको एज ए एक्सपेरिमेंट तौर पर हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी के द्वारा। लाहौल स्पीति के क्वारिंग गांव में हींग की रोपाई की गई है। भारत में हींग की सबसे ज़्यादा खपत है, इसके बावजूद भारत में अभी तक इसका उत्पादन नहीं होता था। इसे हम कहाँ से आयात करते थे? अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। तो क्वारिंग गांव नाम याद रखिए कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। किस कारण चर्चा में था? हींग की रोपाई के कारण। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन महिला एकल्स में इसकी विजेता रही नोओमी ओकुहारा जापान की, उप विजेता थी कैरोलिना मारिन। पुरुष एकल में अगर हम बात करें तो एंडर्स एंटोन्स डेनमार्क के विजेता थे, उप विजेता थे रेसमस गैस्के, कहीं कहीं जेस्के भी लिखा रहता है, तो आप देख लीजिए रेसमस गैस्के या जेस्के। आगे देखते हैं पलावन द्वीप। फिलीपींस सरकार ने इस द्वीप पर लगे 6 साल पुराने तेल की खोज के प्रतिबंध को हटा लिया है। तो किस कारण चर्चा में है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है पलावन द्वीप कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है। नए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं तरह के करंट अफेयर से उठाए जाते हैं। पुनः दक्षिण चीन सागर में तेल की खोज को फिर से शुरू कर दिया गया है। तो चलिए मैप की तरफ चलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं पलावन द्वीप कहाँ है। तो ये पहुंच गए हम मैप में, ये है प्यारा भारत। अब चलते हैं फिलीपींस की तरफ। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है फिलीपींस। फिलीपींस के प्रमुख आप देख लीजिए। देखिए ऊपर है लुजोन द्वीप में ही फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और इधर आपको दिख रहा है पलावन, ठीक है। ये ये है लुजोन, यहाँ पे है मनीला। फिलीपींस आप देखिए यहाँ पे निग्रोस है, यहाँ पे सुलूसी है, और ये है पलावन आइलैंड। यहीं से ही जो तेल के खोज के लिए 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया था फिलीपींस सरकार द्वारा, अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसकी स्थिति याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आयुष्मान सहकार योजना, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना को शुरू किया है। यह योजना सहकारी समितियों को देश में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता करेगी। तो देखिए कोविड-19 के कारण जो गांव थे, जो कस्बे थे, वहाँ पे अस्पताल की कमी देखी गई। तो इस तरह की कमी भविष्य में ना हो, इसीलिए गांव में और छोटी छोटी बस्तियों में ये एक नई कवायद शुरू की गई है कि हर गांव में लगभग एक अस्पताल होगा, ठीक है। इसमें किसकी मदद ली जाएगी? सहकारी समितियों की। इस योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC इसके लिए इसमें किफ़ायती दरों पर आसान ऋण उपलब्ध कराएगी। इसके अंतर्गत कितना बजट आवंटित किया गया है? 10,000 करोड़, याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने घोषणा की कि FOSCOS फॉस्कोस नामक फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम 1 नवंबर 2020 से चालू होंगे। वर्तमान में ये 9 जगह पर हैं, लेकिन अभी चालू नहीं थे। इन्हें कब से चालू किया जाएगा? 1 नवंबर 2020 से। तो खाद्य संबंधी जितनी भी IT वेबसाइट्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है फॉस्कोस, ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, मणिपुर, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख। तो देखिए यूपी इसमें शामिल नहीं है। जिनका बिहार का एग्जाम होगा वो याद रखेंगे, इसमें बिहार भी शामिल नहीं है।
तो एफकॉस कहाँ कहाँ नहीं खुले हैं, यूपी बिहार में नहीं खुले हैं, और इनका जो कार्यान्वयन है वो डेट याद रखिए 1 नवंबर 2020 से ये काम करना चालू कर देंगे। 1 नवंबर 2020 से FSSAI देश भर में फॉस्कॉस का विस्तार करेगा। फॉस्कॉस को मौजूदा खाद्य लाइसेंस एंड पंजीकरण प्रणाली से रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो पहले जो FLRS था ये केवल क्या करता था, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन करता था, लेकिन अब ये सारे काम तो फॉस्कॉस करेगा ही, इसके साथ भी नियंत्रण, जांच वगैरह, निगरानी और जो भी शिकायतें होती हैं इन सब का निपटान इसी एक प्लेटफॉर्म में किया जाएगा। आगे बात करते हैं, सिंगापुर देश राष्ट्रीय डेटाबेस में चेहरे के सत्यापन की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि वहाँ का जो नेशनल डेटाबेस तैयार किया गया है अब वो फेस वेरिफिकेशन पर आधारित है। इस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का नाम सिंगपास फेस वेरिफिकेशन रखा गया है। वहीं आपको ज्ञात होगा भारत नाविकों के चेहरे के बायोमेट्रिक डेटा संग्रहित करके बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये पॉइंट अवश्य याद रखिएगा, भले ही आप सिंगापुर का भूल जाइएगा। चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा द्वारा नोकिया का चयन किया गया। नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा पर दोबारा ले जाना है। नोकिया ने अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर पहली वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली का निर्माण 2022 के अंत तक करने की बात कही है। ठीक है, तो 2024 तक नासा मनुष्य को चांद पर ले जाएगा। उसके पहले जो पहली वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली है नोकिया 2022 तक वहाँ पे शुरू कर देगा। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में 450 किलोमीटर लंबी जिला सड़कों और राजमार्गों को अपडेट करने के लिए $177 मिलियन का समझौता भारत सरकार और ADB के बीच किया गया। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। आभासी बाजार, एक जिला एक उत्पाद ओडोप स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारीगरों के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए आभासी बाजार, जिसे कहें आभासी वर्चुअल मेला की शुरुआत की। ठीक है, ताकि जो कारीगर लॉकडाउन के कारण अपना सामान का प्रदर्शन, अपनी कलाकारी का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अपनी कलाकृतियों का, वे आभासी बाजार के माध्यम से अपनी चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पर भी बेच सकते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020। यह रिपोर्ट हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है, लगभग 23.1%। दूसरे नंबर पर घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में फर्स्ट है यूपी, फिर है तमिलनाडु और फिर है आपका आंध्र प्रदेश। वहीं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष पर रहा तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा यूपी। ठीक है, तो आपको यूपी की दोनों ही रैंकिंग याद रखनी है। घरेलू पर्यटकों की नज़र में अगर हम देखें तो ये पहले नंबर पर है, और यदि देखें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया तो उसमें थर्ड रैंक है इसकी। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसकी है, तमिलनाडु की है। 2019 में भारत ने विदेशी पर्यटकों के आगमन में 2.2% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये 2 बार लिख गया है। 2019 में कुल विदेशी आगंतुक 27.9 मिलियन थे। पर्यटकों के 5 शीर्ष देश किस किस देश से भारत में पर्यटक आते हैं, तो पहले नंबर पर है बांग्लादेश, फिर है अमेरिका, फिर UK, श्रीलंका और कनाडा। वैश्विक पर्यटक रैंक आप जानते हैं ये किसके द्वारा निकाली जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। 2019 में 34वीं रैंक है, वहीं 2018 में 40वीं थी, और 2000 में अगर हम बात करें तब 58 रैंक थी। तो काफ़ी अच्छा भारत ने सुधार किया है। 2019-20 के लिए आई लीग चैंपियन ट्रॉफी मोहन बाग को प्रदान की गई। आई लीग के CEO सुनंदोधर ने यह ट्रॉफी प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये जो बाद में लिखा है आपको बताने का उद्देश्य क्या है, ये आई लीग के CEO कौन है, सुनंदोधर हैं। ठीक है, और ये आई लीग चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती किसने, मोहन बागान ने। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले देशों की सूची में कौन से देश अग्रणी है, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट निकाली जाती है सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बताया है एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका को, दूसरे नंबर पर चीन को, तीसरे नंबर पर जापान को और भारत को चौथे नंबर पर रखा गया है। तो भारत को काफ़ी अधिक यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप भारत को अंक कितने मिले हैं, 39.7। ठीक है, आगे बात करते हैं
कबरताल आर्द्रभूमि को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो आपको याद रखना है कबरताल आर्द्रभूमि के बाद भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? 39वीं। ठीक है, 39 हो गई हैं टोटल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय एक कन्वेंशन को अपनाया गया था, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 की थीम याद रखिएगा, आर्द्रभूमि और जैव विविधता, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। 2021 की थीम भी याद रखना है, आर्द्रभूमि और जल। ठीक है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, हाल ही में महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए लखनऊ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पहल को शुरू किया है। यह अभियान 180 दिन तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 4 पहिया वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रोजेक्ट है किसका? केंद्र सरकार का है। ठीक है, गृह मंत्रालय ने इस प्रोग्राम को शुरू किया ताकि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया जा सके। इसका कार्यान्वयन कहाँ कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पे। मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई। ठीक है, इन सब शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसमें लखनऊ में ये प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में रखी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं? ऐसे स्थान, ऐसे पार्क जहां पर लोगों को रेल, सड़क, वायु, जल के माध्यम से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाए। ठीक है, यानी चाहे अगर कोई एक ऐसा स्थान हो, यदि कोई व्यक्ति रेल से जाना चाहे तो वो रेल से चला जाए, सड़क मार्ग के द्वारा, कार के द्वारा, बाइक के द्वारा जाना चाहे तो बाइक से भी जा सके, कार से जा सके। यदि वह वायु यात्रा करना चाहता है तो वह भी कर सके, यदि शिप से जाना चाहता हो तो शिप से भी जा पाए। तो इस तरह का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? असम में। चूँकि भारत का पहला है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। इसे सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया गया है। पार्क की लागत 694 करोड़ रुपए है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 6वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। पहला इसका जो आयोजन था और दूसरा, वो दोनों ही कहाँ किए गए थे? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की नई दिल्ली में। तीसरा आयोजन चेन्नई में हुआ था। चौथा आपको याद रखना है कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 15वां कलकत्ता में। इसका उद्देश्य विज्ञान के प्रयोगशालाओं से बाहर लाकर युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति उत्साह व रुचि को बढ़ावा देना है। तो पहला संस्करण कब हुआ था? 2015 में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तेलंगाना में गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह विश्व की सबसे बड़ी पेयजल और सिंचाई परियोजना है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चर्चा में क्यों थी? सिद्दीपेट गांव के एक प्रभावित किसान ने एनजीटी में याचिका दायर की थी कि इन्होंने पर्यावरणीय मंजूरी में गड़बड़ियां की हैं, और इसकी जांच जब एनजीटी ने की तो एनजीटी ने ऐसा माना, एनजीटी ने इसके पर्यावरणीय मंजूरी पर सवाल भी उठाए हैं। एनजीटी ने कहा कि कानूनी आवश्यकताओं को उल्लंघन करते हुए इस प्रोजेक्ट में पूर्वव्यापी प्रभाव से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की गई। इससे हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा स्थिति को बहाल करने के लिए, और कितना इससे नुकसान पर्यावरण को हुआ है इसकी जांच के लिए एक समिति के गठन की भी इसने मंजूरी प्रदान की है। आपको क्या याद रखना है इसे? मुख्यतः कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी और प्राणहिता नदी के मिलन स्थल से शुरू होता है। पहले इसका नाम क्या था? प्राणहिता चेवेल्ला परियोजना, और अब क्या नाम हो गया है? कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। विश्व की सबसे बड़ी पेयजल और सिंचाई परियोजना है। आगे देखते हैं, कोयले पर व्यापार सहयोग में सुधार के लिए भारत इंडोनेशिया के साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक 5 नवंबर को करने वाला है। मेजबानी भारत करेगा। भारत की तरफ से कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी हिस्सा लेंगे। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो ने जर्मनी के रेमस्टीन में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की बात कही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। नाटो क्या है? नाटो 30 नॉर्थ अमेरिकी, उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। क्योर्ड या क्यूरेड, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में पोर्टल CSIR की दवाओं और परीक्षण के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किया है। तो आपको याद रखने से किसने लॉन्च किया है?
केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने। ठीक है, इसमें किसकी जानकारी मिलेगी? जो CSIR मान्यता प्राप्त दवाएं हैं उनके द्वारा बताए गए जो परीक्षण हैं, परीक्षण में कौन कौन से चरण होते हैं, इससे संबंधित सारी जानकारी आपको क्योर्ड प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। फिल्म जल्लीकट्टू को वर्ष 2019 के 44वें केरल फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया। इसके निर्देशक कौन है? जियो जोस पेलिसरी। गीत मोहन दास को फिल्म मुथोन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुना गया। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। आगे बात करते हैं मालाबार अभ्यास 2020 की। तो मालाबार अभ्यास 2020 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इंडो पैसिफिक ओशन में। इसमें 4 देश शामिल होंगे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मालाबार अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था, जिसमें भारत और अमेरिका शामिल थे। बाद में जापान ने कहा हमें भी मिला लीजिए साथ में। ठीक है, तो जापान भी शामिल हो गया। जापान कब शामिल हुआ? याद रखना, 2015 में। अब जब 3 लोग शामिल हो गए, चूंकि आप जानते हैं क्वाड जानते होंगे आप, क्वाड में 4 देश शामिल है, 4 देशों का समूह है और ये मुख्यतः बनाया गया है किसको कर्टल करने के लिए? चाइना को इंडो पैसिफिक ओशन में कर्टल करने के लिए क्वाड का गठन किया गया। तो इसमें कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा यार हम क्वाड में तो हैं ही, आप हमें मालाबार अभ्यास में भी शामिल कर लो। तो भारत, अमेरिका और जापान तैयार हो गए। तो 2020 का जो मालाबार अभ्यास होगा उसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया होंगे। ठीक है, भारत अमेरिका कब शुरू किया था? 1992 में। जापान कब शामिल हुआ? 2015 में। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। केंद्रीय कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया। हाल ही में पंजाब ने राज्य कृषि कानून विधेयक लागू किया, जिसके हिसाब से उसने केंद्रीय कृषि जो 3 कानून आए थे उनको खारिज कर दिया है। साथ में एक नया विधेयक लागू किया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि किसी किसान को MSP से कम दाम पर अपनी फसल को, गेहूं चावल को बेचने का दबाव बनाता है तो उस व्यक्ति को 3 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी 200 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को शहीद CRPF कर्मियों को श्रद्धांजलि देने हेतु राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया जाता है। 2018 में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक चाणक्यपुरी दिल्ली को संग्रहालय के रूप में निर्मित किया गया था। अब बात करते हैं कोविरैप की। ये क्या है? एक टेस्टिंग मशीन है। इससे पता किया जाएगा कि कोविड-19 है कि नहीं। तो सिंपल सा क्या है, ये कोविड-19 टेस्टिंग मशीन है। इसको बनाया है IIT खड़गपुर ने। इसको मंजूरी किसने दी है? ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। आगे बात करते हैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में इस रिपोर्ट का 3रा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट में बताया गया मानव और मशीन के बीच श्रम विभाजन और स्वचालन ऑटोमेशन के कारण 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां प्रभावित होंगी और इस प्रभाव की जो दर है उसे कोविड-19 ने और ज़्यादा तेज कर दिया है। तो आपको याद रखना है 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां प्रभावित होंगी। किस कारण? कोविड-19 ने तो इस दर को बढ़ाया है, लेकिन मुख्य कारण क्या है प्रभावित होने का? मशीनों का ज़्यादा प्रभाव। ठीक है, जो श्रम का विभाजन है वो मशीनों और मानव के बीच हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा काम ऑटोमेशन के थ्रू होने लगे, मशीनों के थ्रू होने लगे। तो इंसानों का स्थान किसने ले लिया है? मशीनों ने। इस कारण 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां प्रभावित होंगी। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020, यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित गैर सरकारी संगठन हेल्थ इंस्टीट्यूट ने जारी की। इसके अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण है विश्व में। ठीक है, याद रखना है। रिपोर्ट में बताया गया भारत में 2019 में वायु प्रदूषण से 16.7 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें से 1 लाख से अधिक कौन थे? जिनकी उम्र 1 महीने से कम थी, उस उम्र के बच्चे थे। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2010 के बाद से ही जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का प्रदूषण है उसकी दर, उसका स्तर लगातार 2010 से बढ़ रहा है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 22 अक्टूबर 2020 को लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में सैकड़ों लघु चित्रों को इस परियोजना के माध्यम से दुनिया भर के लोग गूगल आर्ट्स एवं कल्चर ऐप से ऑनलाइन देख सकते हैं। गूगल आर्ट्स कल्चर एक क्लिक द्वारा 2000 से अधिक संग्रहालयों का संग्रह दिखा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक,
साथ में इसको भी याद रखिएगा। मिनिएचर क्या होता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी सी शिप है, ठीक है, तो आप उसको किसी संग्रहालय में रख के नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका छोटा सा आप बना लीजिए मॉडल, उसको बोलते हैं मिनिएचर। ठीक है, इतने बड़े शिप का इतना छोटा सा मॉडल बना के आप दिखा लीजिए तो वो हो गया मिनिएचर। तो इसी तरह की परियोजना शुरू की गई है। आगे बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत की। भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने की एक पहल है। इस सूचकांक में 46.7 स्कोर के साथ हरियाणा राज्यों में सबसे ऊपर है। हरियाणा ने 2019-20 में 93% टीकाकरण किया है। यह भारत के उन शहरों में से एक है जिन्होंने 2020 में पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों को अच्छी तरह से हासिल करने का प्रयास किया है। ठीक है, एनीमिया रोग क्या होता है? एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। कमी किस कारण होती है? क्योंकि आयरन कम होता है। ठीक है, और जो एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें रक्त कोशिकाएं में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। आगे बात करते हैं पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स। किसकी पुस्तक है? पुस्तक लिखी गई है 15वें वित्त आयोग नंद किशोर सिंह के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट NK सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है, पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स। ट्यूबेरियल सेलिब्री ग्लैंड लार ग्रंथियों की एक सेट है जिसकी नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने खोज की है। यह खोज कैंसर के इलाज के लिए अहम हो सकती है। ठीक है, गर्दन के पास ये ट्यूबेरियल सेलिब्री ग्लैंड मिली है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाइजीरिया के साथ सहयोग और शांति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह ज्ञापन इसरो और नाइजीरिया के राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के बीच हुआ है। INS कावरती हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह नौसेना के संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाया गया। इसे किसने बनाया है? DND ने बनाया है। ठीक है, ये क्या है? नौसेना का एक संगठन है। प्रोजेक्ट 28 2003 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत कुल 4 INS बनाने थे, इंडियन नेवल शिप बनाने थे। तो पहला कौन था? INS कमोरता। इसीलिए INS कावरती को कमोरता क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्लास क्या बोला जाता है? कमोरता। दूसरा था INS कदमत, INS क्लिंटन। चौथा और आखिरी प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत कौन बनाया गया है? INS कावरती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है, अर्थात ये दूसरे देशों की जो रडार है उसकी पकड़ में नहीं आएगा और ये सक्षम है दूसरे देशों की सबमरीन को ढूंढकर उनको नष्ट करने में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी। पंचायती राज अधिनियम अपनाने से जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के 3 स्तर स्थापित होंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्केट इंटरनेट स्कीम के विस्तार की मंजूरी भी प्रदान की है। तो ये ग्रास रूट लेवल से किस तरीके से कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है उसके लिए एक अच्छा प्रयास है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इस मिशन के 30 चरण की शुरुआत 2021 में CDEC पुणे के तत्वाधान में होगी। इस चरण में कंप्यूटर गति के लगभग 45 पेटाफ्लॉप्स तक बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाना और देश में सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए अनुसंधान और विकास करना है। ठीक है, धरती जियो पोर्टल केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्री डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। यह पोर्टल प्रबंधन सूचना प्रणाली में मानचित्र और पट्टा योजनाओं को एकीकृत करेगा, इंटीग्रेट करेगा। इस पोर्टल से संपत्ति के प्रमाण पत्र के विवरण और संपत्ति के रूपरेखा मानचित्र को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। यह अनावश्यक मुकदमेबाजी को बचाने में मदद करेगा। आगे बात करते हैं, भारतीय चुनाव आयोग ने पूर्व महानिदेशक हरीश कुमार और चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह 2 सदस्यीय समिति लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लड़ने वाली उम्मीदवारों की व्यय सीमा की जांच करेगी। इस समिति का गठन गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार जैसे बड़े राज्यों के लिए व्यय सीमा को 10% बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, देखिए अभी बिहार में इलेक्शन है ना, तो इसीलिए जो चुनाव में खर्च करने की सीमा है प्रति उम्मीदवार उसको कितना बढ़ाया जाएगा? 10%। ठीक है, आगे बात करते हैं स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में इस योजना को शुरू किया गया। तमिलनाडु सरकार ने 2020 से 21 के माध्यम के पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का निर्णय लिया है। तो आप जानते हैं केरल जो है
जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का सार्वजनिक शिक्षा स्कूल है उन सबको डिजिटलाइज कर दिया। और इसी में एक कदम आगे बढ़ा रहा है तमिलनाडु। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे, ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या है, 2020-21 के पाठ्यक्रम को साथ में 40% तक कम किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पहली परियोजना का नाम है UN मेहता हृदय अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना की जाएगी अहमदाबाद में। गिरनार रोपवे, माउंट गिरनार जूनागढ़ में यह रोपवे लगाया जाएगा। किसान सर्वोदय योजना, दिनकर योजना का ही नाम परिवर्तित किया गया है, यानी कि पुरानी योजना को नई पैकिंग के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को किसी कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। सुबह 5 बजे से बिजली दी जाएगी 9 बजे तक। डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमणन, यह भारतीय वायुसेना की पहली महिला कमीशन अधिकारी थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा ही जाना है किसी न किसी परीक्षा में, इसको याद कर लीजिए। आगे बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने कोची में डोर्नियर एयरक्राफ्ट पर महिला पायलटों के पहले बैच का संचालन किया। ये 3 महिला पायलट हैं, दिव्या वर्मा, शिवांगी और शुभांगी। तो ये तीनों ही नाम लिख के आएंगे, किसी एक के नाम की जगह दूसरा नाम इसमें डाल दिया जाएगा। इस तरह के 4 विकल्प आएंगे और आपको सही चुनना होगा, ये भी पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिए। डोर्नियर एयरक्राफ्ट एक बहुउद्देशीय फ्यूल एफिशिएंट हल्के वजन वाला विमान है, ठीक है। कौन कौन सी 3 महिला पायलट हो गई हैं, दिव्या शर्मा, शिवांगी और शुभांगी। आगे बात करते हैं शाद हरीरी, ये हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो पूछा जा सकता है राजीव कुमार समिति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा से, ठीक है। एंडोफेमिक क्या होता है, ये नया शब्द है जो काफ़ी चर्चा में रहा। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन्फॉर्मेशन और एपिडेमिक से, ठीक है। कोई भी खबर चाहे वो सही हो या गलत हो, एक बीमारी की तरीके से अब फैलती है, वायरल होती है, इसी को कहा गया है एंडोफेमिक, ठीक है। हम चेक भी नहीं करते इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, तुरंत व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर देते हैं या फेसबुक से या ट्विटर से, जो हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसा हो रहा है, तो इसी को कहा जाता है एंडोफेमिक, ठीक है, सॉरी इन्फोडेमिक, ठीक है। इन्फॉर्मेशन और एपिडेमिक से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें शर्त क्या है, खबर सही और गलत दोनों हो सकती है। जम्मू कश्मीर के सिविल नियमों में संशोधन किया गया है। इससे प्रशासन को सरकारी कर्मचारियों को 22 साल की सेवा पूरी करने या 48 साल की उम्र पूरी हो जाने पर किसी भी समय सेवानिवृत्ति करने की अनुमति है। 3 महीने की नोटिस उससे पहले देनी होगी। तो पहले क्या होता था, अगर आप अपनी स्वेच्छा से अपने रिटायरमेंट एज के पहले जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको जो पेंशन वगैरह मिलती, जो उन्मुक्तियाँ मिलती है वो नहीं मिलेंगी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, यदि 22 साल आपने सर्विस कर ली है और आपकी उम्र यदि 48 साल हो गई हो, इन दोनों में से कोई एक यदि आप पूरी कर चुके हों कोई एक शर्त, तो आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद जो भी उन्मुक्तियाँ दी जाती हैं वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। आगे बात करते हैं। अपूर्व चंद्रा वर्तमान श्रम सचिव को ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। किसी भारतीय व्यक्ति को 35 साल बाद ILO की गवर्निंग बॉडी में अध्यक्ष चुना गया, इसलिए अपूर्व चंद्रा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में वर्साय संधि के तहत और भारत संस्थापक देशों में शामिल है। तो आपको याद रखना है अपूर्व चंद्र कौन बने हैं, ILO की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, 35 साल बाद, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण एशिया में फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस कमीशन लॉन्च किया। यह दक्षिण एशियाई देशों के लिए अपनी तरह की प्रणाली है जो 6 से 24 घंटे के पहले बाढ़ चेतावनी के लिए अलर्ट जारी कर सकती है। फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस कमीशन अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन द्वारा डिजाइन किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। इजराइल को मान्यता प्रदान करने के लिए अरब देशों के बीच हुए समझौते में सूडान शामिल हुआ है। UAE बहरीन के बाद तीसरा देश सूडान हो गया है। समझौते को अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। ये अब्राहम समझौता किसके समक्ष हुआ था, USA के समक्ष हुआ था। इसमें शामिल थे UAE और बहरीन, ठीक है। अब इसमें सूडान भी शामिल हो गया है। आगे बात करते हैं। जोगिंदर युद्ध स्मारक अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे में इस स्मारक का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें जोगिंदर
जो सिख बटालियन के हेड थे उनका यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो उन्हीं की याद में यहाँ पे एक स्मारक की स्थापना की गई है। उसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे में। ठीक है, तो आपको पूछा जाए बुमला दर्रा कहाँ है तो याद होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIW नई श्रृंखला 2019 को आधार मानकर तैयार किया गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो CPIW का आधार वर्ष पहले 2001 होता था, उसको बदल के कर दिया गया है 2016। ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाना है। या किसने किया है, यह संशोधन किया है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए डिजिटल दस्तावेज को आसानी से डिजी लॉकर से डाउनलोड करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत की है। यानी यदि डिजी लॉकर में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट हैं तो आप अगर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड भूल गए हैं, नहीं भी आपको पता है, उसके बावजूद अपना केवल चेहरा दिखाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना सा है ये CBSE द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम। आगे बात करते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 5 राज्यों में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो ये जो गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। चूँकि उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित है इसीलिए यूपी के एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर्स। जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं हम संडे को लेके आते हैं करंट अफेयर वीकली डोज, लेकिन इस संडे को दशहरा पड़ गया इसीलिए एक दिन लेट हो गया। और आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम डेली बेसिस पे क्विज वगैरह कराते हैं, साथ में आपको फ्री में सारी PDF उपलब्ध हो जाती हैं। आज की क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करिए स्टडी टूर विद RSR, या आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक है, बहुत बहुत धन्यवाद।